क्लास के ही रिलेटेड है और इंटर जो है 12th क्लास का रिलेटेड है। सुन लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल है, उसको जो आप तैयार कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें शामिल कर दे रहे हैं। आप जो है खाना बनाते समय जो है बगल में रख करके और उसको सुन सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई भी काम कीजिएगा, हम उसमें बकबकाते रहेंगे, आप सुनते भी रहिएगा और याद भी हो जाएगा। साइंस का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर आंख है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको तैयार कर लीजिए। सुन लीजिए, बात मत करो जो लड़की, इधर ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, हर साल ही पूछता है स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कई तरह से दिया रहेगा, तो स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप जो है 25 सेंटीमीटर। या क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा, इस सामान्य आंख यानी जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, वह कितनी दूरी पर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है? हाँ, कम से कम कितनी दूरी पर रखी वस्तु को? तो 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख सकता है? अधिकतम वह नेत्र जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, वह अधिकतम। अधिकतम का मतलब जो जितना हो सके, तो अनंत तक की रखी वस्तु को जो है अधिकतम वो देख सकता है। तो इसका आंसर अनंत होगा। तीसरा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो आपको बताया गया नेत्र के विभिन्न भागों को बताया गया। उसमें आपको बताया गया कि नेत्र का वह भाग जहां सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर या दृष्टिपटल पर। चौथा क्वेश्चन, रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। सुन रहे हो जी? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाना आपको सिखाया गया। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? समझने क्षमता। आपको पढ़ाया गया है नेत्र की वह क्षमता जिसके आधार पर नेत्र जो है नजदीक की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तु नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो नेत्र अपने फोकसांतर को घटा लेता है, दूर की वस्तु को देखना होता है तो नेत्र जो है फोकसांतर को बढ़ा लेता है। नेत्र के इस गुण को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समझ रहे हो जी? पावर ऑफ इकोमोडेशन आपको पढ़ाया गया है कि पावर ऑफ इकोमोडेशन क्या है। नेत्र के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वो जो है नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो तुरंत फोकसांतर को घटाता है, दूर की वस्तु को देखना होता है तो तुरंत फोकसांतर को क्या करता है? बढ़ा लेता है। इसी क्षमता को क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अगला देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगा तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। समझ रहे हो जी? इधर ध्यान दो, निकट दृष्टि दोष आपको बताया गया जिसमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। जो दृष्टि दोष होगा वहीं की वस्तु दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की, दूर दृष्टि दोष होगा दूर की वस्तु दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में जो है फोकस दूरी कम हो जाने पर यह निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो आपको बताया गया है जिन दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके कहां बनता है? पीछे बनता है। उसी तरह से निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया था? तो आपको बताया गया निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस या अपसारी लेंस, याद रखिएगा, अवतल लेंस या किसका उपयोग किया था? अपसारी लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया था। दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, तो दूर दृष्टि दोष वाली आंख दूर की वस्तु को देख पाती है, निकट दृष्टि दोष वाली आंख निकट की वस्तु को देख पाती है। समझ रहे हो जी? दो दृष्टि दोष होता है वही दिखाई देता है वस्तु। दीर्घ दृष्टि दोष में या दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, दूर दृष्टि दोष वाली दोष वाली आंख जो है कहाँ की वस्तु को साफ साफ देख पाती है? दूर की वस्तु को। निकट दृष्टि दोष वाली आंख जो है कहाँ की वस्तु को देख पाएगी? निकट की वस्तु को। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बता दीजिएगा। अगला, दूर दृष्टि दोष का उपचार जो है किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। दूर दृष्टि दोष के उपचार को किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 रंग में बढ़ जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बढ़ विक्षेपण। आपको पढ़ाया गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। समझ रहे हो जी? जब श्वेत प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से टकराता है तो प्रिज्म से निकलने के बाद वेग में अंतर होता है, अंतर होने के कारण जो है प्रिज्म से निकलने के बाद से वह 7 रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इसी क्रिया को बढ़ विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? तो 5 जो है सतहों से जो है प्रिज्म घिर करके बना होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग। क्वेश्चन पूछ सकता है कि खतरे के निशान को सूचित करने में किस रंग का उपयोग कर लाल क्यों किया था? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य और वेग जो है सबसे अधिक होता है। समझ रहे हो जी? आपको जो है बताया गया है 3800 एंगस्ट्रम से कितना? 7800 एंगस्ट्रम तक। तो 7800 एंगस्ट्रम किसका होता है? लाल रंग का। और 3800 एंगस्ट्रम किसका होता है? बैंगनी रंग का।
प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परिसर कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो 7800 एंगस्ट्रॉम लाल रंग का होता है, इसलिए खतरे के निशान को सूचित करने में किस रंग का उपयोग होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। समझ रहे हो जी? 3800 एंगस्ट्रॉम बैगनी के तरंग दैर्ध्य का होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। क्वेश्चन पूछ सकता है। सारे जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आसानी नहीं पूछेंगे, समझ रहे हो जी? उसमें जो है भारी भारी भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आपको आसान आसान ऑब्जेक्टिव जो है 40 को एकदम 100% सही सही जो है ट्रिक कर लेना है, समझ रहे हो जी? रंग लेना है। अगला देखिए, तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सुन रहे हो जी? इधर ध्यान दो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपको पढ़ाया गया है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो जो है हमारे आंख तक आने से पहले जो है कई प्रकार के वायुमंडलीय कणों से टकराती है। वह धूल कण से टकराती है, वो जो है ओस से टकराती है, उसी तरह से धुआं से टकराती है, उसी तरह से विभिन्न गैसों से टकराती है, और सभी की मतलब माध्यमों से जो है वो गुजरती है, तो उसका अपवर्तन होता है, उससे टकराती है और मुड़ती है। और मुड़ते हुए जो है तो जिसमें अपवर्तन ज्यादा होगा वहां तक प्रकाश की किरण तेज दिखाई देगी, जिसमें अपवर्तन कम होगा उसमें प्रकाश की किरण धीमा दिखाई देती है। इसलिए रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया, धरती से आकाश का रंग नीला और चंद्रमा से काला क्यों दिखाई देता है? आप बताइएगा कि धरती पर जो है वायुमंडल है, जब प्रकाश की किरण चलती है तो वायुमंडलीय कणों से टकराती है और किस रंग के प्रकाश में छितरा जाती है? नीले रंग के। नीले रंग के प्रकाश में जो है वह छितरा जाती है वायुमंडलीय कणों से टकरा करके, जिसके कारण धरती से आकाश का रंग किस रंग में दिखाई? नीला। चंद्रमा पर वायुमंडल है कि नहीं है? नहीं है। चंद्रमा या अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकाश की किरण जब सूर्य के प्रकाश की किरण वहां जाती है तो टकराती किसी कण से टकराती नहीं है, इसलिए छितरा नहीं पाती है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए वहां से आकाश का रंग कैसे दिखाता है? काला। अब देखिए, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण धरती से आकाश का रंग नीला और चंद्रमा या अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है कितना बढ़ जाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय जो है 4 मिनट का बढ़ जाता है, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, श्वेत, नारंगी। आपको पढ़ाया गया है, समझ रहे हो जी? बैनिया, पिनाला या भाइजियर। अगला जो है जरादेशी दोष को दूर करने में किसका उपयोग होता है? तो ट्रिफोकल लेंस का, समझ रहे हो जी? इस तरह से जो है सारे ऑब्जेक्टिव जो है आप तैयार कर लिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये चौथे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए और फाइनली फिजिक्स खत्म हो गई, केमिस्ट्री सारा ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट करा दे रहे हैं। चलिए देखिए, चौथा इलेक्ट्रिक चैप्टर है, 10-5 मिनट लगेगा, उसको कंप्लीट करा देते हैं। देखिए, यह फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर हम जो है आपको बता रहे हैं कि करके। पहला क्वेश्चन है, आवेश का एक सही मात्रक क्या है? तो जरूर याद रखिएगा, कूलाम। सुन रहे हो जी? क्वेश्चन पूछेगा आवेश का सही मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो उसमें आप ऑप्शन सुनिएगा, कूलाम। अगला देखिए, विभव का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट बताइए। ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, सबका डिफिनीशन भी पूछ सकता है 2-2 नंबर में। आवेश किसे कहते हैं? समझ रहे हो जी? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चला जाता है, इससे दोनों पदार्थों में खींचने का गुण आ जाता है नए पदार्थ को, इसी को क्या कहते हैं? आवेश। आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलाम होता है। विभव आपको पढ़ाया गया, विभव अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभव। विभव जो होता है, बात मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, विभव जो है एक सदिश राशि होता है। समझ रहे हो जी? पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो विभव। विभव के ऐसे ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। किससे सूचित करते हैं? V से। कूलाम को किससे सूचित करते हैं? Q से। विभव को किससे सूचित करते हैं? V से। विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। कोई दिक्कत नहीं ना? विभवांतर जो होता है सदिश राशि होता है, गदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। ये सब भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। हम सारे ऑब्जेक्टिव जो है चाह करके भी नहीं लिखवा पाएंगे, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। मुख्य मुख्य ऑब्जेक्टिव आपको लिखवाएं। यहाँ जो है जो हम डिस्कशन करा रहे हैं उसमें जो है आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, याद भी कर लीजिएगा। विभवांतर बनाए रखने की युक्ति को क्या कहते हैं? सेल। आपको बताया गया सेल। एक सेल में जो है बैटरी में जो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो उसमें विभवांतर जो बनाए रखने की युक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? सेल। सुन लीजिए, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है उसको क्या कहते हैं? सेल। अब सेल या बैटरी को यदि फोड़ कर देखते हैं तो उसमें कौन सा पदार्थ भरा गया? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ होता है, तो रासायनिक पदार्थ को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आप देख रहे हैं, जब माइक जो है बैटरी पर काम कर रहा है तो बैटरी के अंदर तेजाब भरा हुआ है, रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। वो जो रासायनिक पदार्थ क्रिया कर रहा है, जब दोनों प्लस और माइनस को जोड़े हुए हैं तब क्रिया शुरू हो गया है और उससे करंट की उत्पत्ति हो रही है, धारा की उत्पत्ति हो रही है। तो आप बताइएगा कि बैटरी जो होता है
एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। समझ रहे हो जी? पंखा पूछता है, पंखा या मोटर या डायनेमो या किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक सुन लीजिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसमें करंट जाता है और उसको घुमाने लगता है, तो जो घुमाने वाली ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। समझ रहे हो जी? नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो होता है वह घूमता है और उससे करंट की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हो जी? तो मोटर जो है, जनरेटर जो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल या बैटरी जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन पूछेगा, आवेश के सतत प्रवाह को, लगातार आवेश यदि प्रवाहित होता है तो उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। आवेश के लगातार प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किससे सूचित करते हैं, आई से। ठीक है ना, जरूर जो है इसको याद रखिएगा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, पूछेगा ऑब्जेक्टिव। अगला देखिए, विद्युत धारा की ऐसी मात्रा क्या होता है, एम्पियर, इससे सूचित करते हैं, जरूर याद रखिए। धारा की प्रबलता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। अरे आपके घरों में जो मीटर लगा हुआ है वही ये मीटर है, जो बिजली कितना खपत हो रहा है उसको मापता है, तो है ना। तो धारा की प्रबलता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को भी से सूचित करता है। एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, छूट गया है, आप दिमाग में रखिएगा। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन पूछेगा, विभवांतर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में, समांतर क्रम में। जरूर याद रखिएगा, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। यह नियम कौन सा है, ओम का नियम। आपको ओम का नियम बताया गया है, नियत ताप पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है विभवांतर के समानुपाती होता है। चालक पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम। सुन रहे हो लड़की, ओम का नियम किसे कहते हैं, बता दोगे ना। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, इसी नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम। प्रतिरोधों का एसआई, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम। जरूर याद रखिएगा, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, यह हमेशा नौकरी में पूछता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल। याद रखिएगा, छोटा मात्रक जूल होता है, बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। समझ रहे हो जी? अगला देखिए, बिल्कुल आसान है। बल्ब में तंतु के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन के तार। बल्ब के अंदर जो तंतु या फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। कितना गलनांक होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। 3400 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। समझ रहे हो जी? लेकिन बल्ब जो है कितने टेम्परेचर पर जो है जलना शुरू कर देता है, 2700 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश में बदल जाता है। समझ रहे हो जी? उसकी प्रतिरोधकता कम होती है कि ज्यादा होती है, कम होती है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता कम और गलनांक अधिक होने के कारण जो है तंतु के रूप में टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। बल्ब में निष्क्रिय गैस किसका प्रयोग किया था, नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन जो है निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया था। क्यों प्रयोग किया था, आपको बताया गया है। निष्क्रिय गैस जो है, सुन लीजिए, वो तंतु से क्रिया नहीं करती हैं। समझ रहे हो जी? अन्य जो गैसें होती है तंतु से क्रिया करके तुरंत उसको तोड़ देती है, इसलिए बल्ब फूट जाता है। तब करंट देते हैं तो कुछ देर के बाद से बल्ब जो है वह तंतु जो है टूट जाता है। समझ रहे हो जी? ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरी गैस से भरी जाती है। तो नाइट्रोजन और आर्गन से ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। तंतु का ऑक्सीकरण नहीं होता है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। इस पर ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। समझ रहे हो जी? याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होता है। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का वह समूह जिसमें सभी प्रतिरोध एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, या प्रतिरोधों का वह समूह जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से किस रूप में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। बहुत सारी विशेषता उसमें बताया थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर करके, जो 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंतर आपको पता है ना जी? श्रेणी क्रम में बताइए, सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है कि अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, बताइए जी? श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों से किस तरह की धारा प्रवाहित होती है? श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों से जो है, आपको बताया क्या ना जी? सभी प्रतिरोधों से बात मत करो जी, सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। समांतर क्रम में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, उसको देख लीजिएगा। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर जो है एक समान होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है विभवांतर, और समांतर क्रम में एक समान होता है। समझ रहे हो जी? सब पढ़ाया गया, समझाया गया, उसमें बताया गया होगा। पार्श्व में समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यानी पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो है बंद कर दो वीडियो बस।